और थंबनेल से तो आप समझ गए होंगे, आज का हमारा टॉपिक है हीमोस्टेसिस। हीमोस्टेसिस की बात करें सबसे पहले तो हम जो है ये लेक्चर इनिशियल बेसिस पे हम इसका मैकेनिज़्म पढ़ने वाले हैं और फिर आगे हम इसकी लैब डायग्नोसिस पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड जितनी डिज़ीज़ होती हैं वो पढ़ेंगे और उन डिजीज़ के कौन कौन से टेस्ट डॉक्टर सजेस्ट करते हैं हम वो भी देखेंगे। अगर हीमोस्टेसिस को देखें तो हीम का मतलब होता है ब्लड और स्टेसिस का मतलब है कोई किसी भी चीज़ का रुक जाना। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ब्लड के रुक जाने को हम हीमोस्टेसिस कहते हैं। अगर इसकी डेफिनेशन की बात की जाए तो द प्रोसेस बाय विच बॉडी सील रप्चर्ड ब्लड वेसल्स एंड प्रिवेंट फर्दर ब्लड लॉस। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी बॉडी पे कहीं पे भी इंजरी हुई है और आपके जो ब्लड वेसल है वो रप्चर हो गया है, मतलब उस पर जो है वो डैमेज आ गया है किसी भी तरह से, तो वहाँ से थोड़ा बहुत तो आपका ब्लड लॉस हो जाता है, लेकिन फर्दर ज़्यादा ब्लड लॉस ना हो वो प्रोसेस कहलाता है हीमोस्टेसिस। ये नेचुरल अकरिंग प्रोसेस है। हीमोस्टेसिस की मैकेनिज़्म की बात करें तो हीमोस्टेसिस जो है वो 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। नंबर 1 वेस्कुलर स्पैज़म, नंबर 2 फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट प्लग एंड नंबर 3 कोगुलेशन या फिर ब्लड क्लॉटिंग। हम जो है ये तीनों स्टेप्स बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे थ्रू चार्ट या फिर थ्रू डायग्राम। मैं आपको समझाने वाली हूँ, मैं कोशिश करूँगी कि ईजीएस्ट वे में आपको समझ में आ जाए और आपको कोई भी मुश्किल ना हो। इस वीडियो लेक्चर में हम वेस्कुलर स्पैज़म कंप्लीट कर लेंगे और आने वाले इसी का पार्ट 2 और पार्ट 3 में हम अगले जो 2 स्टेप हमारे रह जाएंगे वो करेंगे। ओके, फर्स्ट स्टेप वेस्कुलर स्पैज़म जो है, जब भी स्मॉल कोई इंजरी होती है तो उसको हील करने के लिए, उस डैमेज जगह को जो है वो वहाँ पे क्लॉट बनाने के लिए वेस्कुलर स्पैज़म प्रोसेस होता है। अगर उससे थोड़ी बड़ी इंजरी हो गई है तो वो हील हो सकती है सेकंड स्टेप से, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट प्लग से। और अगर बहुत ही सीवियर इंजरी हो गई है तो ब्लड क्लॉटिंग या फिर कोगुलेशन जो थर्ड स्टेप है हीमोस्टेसिस का, उससे हील होती है वो इंजरी। चलिए फर्स्ट स्टेप को जो है वो डिटेल में देख लेते हैं। तो स्टेप 1 है हमारा वेस्कुलर स्पैज़म। वेस्कुलर मीन्स वेसल या फिर वेस्कुलर वॉल, जिसे हम कहते हैं। स्पैज़म मीन्स कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि किसी चीज़ का सिकुड़ जाना या फिर स्टिकी हो जाना। ओके, तो पॉइंट नंबर 1 है व्हेन अ वेसल डैमेज्ड वेस्कुलर स्पैज़म अकर। दैट मीन्स के जब भी वेसल डैमेज होगी जाहिर सी बात है वेस्कुलर स्पैज़म होगा। स्पैज़म मीन्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल, ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ। इट इज़ ट्रिगर्ड बाय केमिकल्स कॉल्ड एंडोथेलियंस रिस्पॉन्सिबल फॉर वेस्कुलर स्पैज़म। ओके, तो यहाँ पे एंडोथेलियंस जो है वो कीवर्ड हो गया हमारा। ये आपको याद रखना है कि जो केमिकल एंडोथेलियंस, ये ही वेस्कुलर स्पैज़म अकर करवाता है, जो हमें जो है वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है इनिशियल बेसिस पे। एंडोथेलियन जो है वो रिलीज़ होता है लाइनिंग सेल से और पेन रिसेप्टर्स से। As we know that blood vessels are composed of smooth muscles. Smooth muscles of blood vessels are of 2 types. स्मूथ मसल जो है वो 2 तरह के होते हैं, सर्कुलर लेयर नंबर 1 एंड नंबर 2 इज़ लॉन्गिट्यूडनल लेयर। अच्छा, जो हमारी वेन जा रही है उसके बिल्कुल नीचे स्मूथ मसल्स होते हैं। ओके, तो जब मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। सर्कुलर लेयर क्या करती है, एट द टाइम ऑफ एक्टिवेशन इट कॉन्स्ट्रिक्ट द ब्लड फ्लो। सही है, ब्लड फ्लो को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देती है जब भी सर्कुलर लेयर एक्टिवेट होती है। लॉन्गिट्यूडनल लेयर क्या करती है, इट ड्रॉ द वेसल बैक इनटू द सराउंडिंग टिश्यू। जो वेसल डैमेज हो गई है उसको वापस से सराउंडिंग टिश्यू की तरफ लेके जाती है। ये हो गया आपका स्मूथ मसल का काम। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है कि जो स्मॉल ब्लड वेसल होती हैं उनके पास सिर्फ सर्कुलर लेयर होती है, और जो थोड़ी बड़ी ब्लड वेसल होती हैं, लार्ज ब्लड वेसल्स, उनके पास लॉन्गिट्यूडनल भी लेयर होती है और सर्कुलर वेसल भी होती है, इसलिए वो दोनों फंक्शन परफॉर्म होते हैं उसमें। ओके, तो स्टेप 1 जो है यहाँ पे कंप्लीट होता है। हमने क्या कहा, जब भी ब्लड डैमेज होती है एक केमिकल रिलीज़ होता है एंडोथेलियंस, जो कि रिलीज़ होता है
वेजल लाइनिंग सेल से और पेन रिसेप्टर से। वहाँ पे जो है वो सर्कुलर लेयर होता है स्मूथ मसल के पास, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, और अगर लॉन्गिट्यूडनल मसल भी है तो वेसल को वापस अपने सराउंडिंग की तरफ भेज देता है, और इस तरह हीमोस्टेसिस का प्रोसेस नंबर 1 अकर होता है, स्टेप 1 कंप्लीट होता है।